नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर से पुलिस की शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। आपको बताते चले, हिरासत से फरार होकर नहर में आरोपी कूद चुका है। 2 आरोपियों को मेडिकल के लिए लाया गया था। बेहट में सीएससी बेहट के पास का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस की शर्मनाक हरकत देखने को मिली। पुलिस की गिरफ्त से आपको बताते चले दूर आरोपी जो थे वो नदी में कूद गए। पुलिस ने लोगों की मदद से आरोपियों को बाहर निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चले, 2 आरोपियों को मेडिकल के लिए पुलिस लेके जा रही थी। आरोपी नदी में कूद गए, भागने की फिराक में थे। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपियों को नदी से बाहर निकाला। बेहट में सीएससी बेहट के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को चकमा देने की फिराक में आरोपी थे। राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 3 बजे रामगढ़ ताल जाएंगे सीएम और धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का आपको बताते चले केंद्रीय मंत्री हैं, उनका दौरा है यूपी का। दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का वहां पर अनावरण करेंगे। जनता को संबोधित भी करेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा वहां पर। आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दौरे पर है। जनता को वहां पर जाकर के संबोधित करेंगे। 10:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 बजे के आसपास रामगढ़ ताल जाएंगे सीएम और इसके साथ साथ धर्मेंद्र। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा देते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का गोरखपुर आगमन होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। 1:20 पर गोरखपुर पहुंचेंगे धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जानकारी के अनुसार आपको बता चले, 1:20 पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मौजूद रहेंगे। 10:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तर प्रदेश दौरा है। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे धर्मेंद्र प्रधान और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय जाएंगे। महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम जो रखा गया है, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर पहुंच रहे हैं। विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत बताते हुए जीएसटी को लागू किया था, लेकिन इसी जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार भी नहीं चाहती कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के जद में आ जाए। पेट्रोल डीजल को ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे में लाना चाहती हैं, क्योंकि सरकारों को लगता है कि आम आदमी की पहुंच से इस तरीके से जेब भरने के चक्कर में उसका ही खजाना जो है वो खाली हो जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। पेट्रोल 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और इसके साथ साथ 55 रुपए प्रति लीटर जो है वो डीजल बिकेगा। 16 सितंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस जो था वो 40 रुपए 78 पैसे। इस पर ढुलाई शुल्क लगा 32 पैसे, पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगी 32 रुपए 90 पैसे पर। कीमत पर 3 रुपए 84 पैसे जो था वो डीजल पहुंच गया। आपको बताते चले, इस पर वैट भी लगा दिया गया 33 पैसे और आखिर में खरीदार को पेट्रोल मिला 101 रुपए के आसपास। यानी कि आपको बताते चले, सबसे बड़ा सच यही है कि अपना खजाना भरने के लिए सरकार ने आम आदमी के कंधों पर महंगाई का बोझ डाल दिया। इसलिए 16 सितंबर को जिस 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे थी, सरकार जो है उस पेट्रोल को 56 रुपए 45 पैसे में नहीं बेचना चाहती। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद आपको बताते चले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, बड़ा बयान दिया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चल रहे कयासों पर केरल हाईकोर्ट के सुझाव पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा, सदस्यों ने साफ तौर पर इसको सिरे से खारिज कर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कल गिरफ्तार हुए 6 संदिग्ध आतंकियों में से 2 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने पेश किया है। कोर्ट में दोनों संदिग्ध आतंकियों को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। आपको बताते चले, जिन 2 संदिग्धों को रिमांड पर भेजा गया है उनके नाम जिशान और आमिर हैं। इनके साथी उबैदुर रहमान और हुमैद की पुलिस को अभी भी तलाश है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि
पुलिस इन संदिग्धों को आगे की जांच के लिए प्रयागराज जो है वहां लेकर जा सकती है। इससे पहले 4 आतंकियों को आज तड़के कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ साथ आपको बता चले, पुलिस ने आज दोनों को कोर्ट में पेश करते हुए दलील दी थी कि इस मामले में अभी गहनता से जांच करनी है। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया है कि पूरे मामले के तार सरहद पार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आतंकी पाकिस्तान भी जा चुके थे और इसके साथ साथ इन आतंकियों की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में होने की बात भी सामने निकल कर आ चुकी है। पुलिस ने कहा है इन आतंकियों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क के अन्य आतंकियों की भी तलाश लगातार जारी है। इसके साथ ही आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और फंड की सप्लाई को लेकर भी जांच की जा सकती है। पुलिस का अगला मिशन गिरफ्तार आतंकियों को मददगारों को खोजने की ओर हो सकता है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कानपुर में छापेमारी लगातार जारी। मुंबई से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता चले, जान मोहम्मद उत्तर प्रदेश विस्फोटक खरीदने जा रहा था। पता ये भी चला है कि संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद इस दौरान लगातार दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। अनीस ने ही अपने किसी जानने वाले के जरिए लाखों रुपए विस्फोटक खरीदने के लिए जान मोहम्मद तक पहुंचाए थे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उनमें से एक और संदिग्ध मुंबई का रहने वाला मोहम्मद शेख भी शामिल है। आपको बताते चले, मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की एक बड़ी बैठक जारी है। इस बैठक में मुंबई के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं और इस बैठक में महाराष्ट्र गृह सचिव भी शामिल बताए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र से इतर अपने वैश्विक समकक्षों के साथ सिलसिलेवार बैठकें की और अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बताते चले, कोरोना महामारी की शुरुआत होने से जिस तरीके से हुई थी, उसके बाद से पहली बार नेताओं की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक जो है उसे आयोजित किया गया था। जयशंकर ने फिनलैंड, श्रीलंका, चिली, तंजानिया विदेश मंत्रियों की इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने फिनलैंड के विदेश मंत्री पेका हाविस्तो के साथ अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि फिनलैंड के विदेश मंत्री हाविस्तो के साथ मुलाकात जो थी वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर चर्चा की रही है। वहीं यूएनजीए के 76वें सत्र से इतर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ जयशंकर ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चुंग युंग योंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक बातचीत की, जिसमें दक्षिण नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति शामिल है। आपको बता चले, अपने इटालियन समकक्ष लुइगी डिमाओ के साथ बातचीत करते हुए जयशंकर ने वैक्सीन से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा भी की है। इसके साथ साथ इटली के विदेश मंत्री लुइगी डिमाओ वर्तमान G20 अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिस पायने से भी मुलाकात की और इंडो पैसिफिक में हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। तो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को महिला कांग्रेस के नए प्रतीक चिन्ह और नए झंडे का अनावरण किया है। आपको बता चलें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी और महिला कांग्रेस का नया लोगो पोस्ट किया है। इसके साथ ही आपको बताते चले, इसने कहा है कि गांधी ने महिला कांग्रेस के नए प्रतीक चिन्ह और झंडे का अनावरण किया। महिला कांग्रेस ने आगे कहा कि ये मूल कांग्रेस पार्टी के हाथ के चिन्ह को सम्मिलित कर महिलाओं की पार्टी और देश में भागीदारी बढ़ाने का संदेश देता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आपको बताते चले, नरेंद्र गिरी मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। पूरे मामले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और इसके साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई थीं। महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दी गई थी। यूपी के गृह सचिव विभाग ने यह जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार की है। अब केंद्र सरकार को इस मामले में फैसला करना होगा कि वह सीबीआई जांच चाहती भी है
या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कहा है कि प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी की दुखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की जाएगी। पोस्टमार्टम के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी की मौत का समय 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच का था। शरीर पर किसी तरीके का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। इससे पहले साधु संत के साथ साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ये बात कही थी कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड कतई नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था। विपक्ष के साथ साथ पार्टी की तरफ से उठती इस मांग के बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कराने का फैसला किया। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर का आयकर विभाग ने आज फिर से सर्वे किया। आपको बताते चले, आयकर विभाग की टीम तड़के सुबह सोनू सूद के आवास पर पहुंच गई थी। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग ने सोनू सूद से जुड़े 6 जगहों का सर्वे किया है और कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया। बताते चले कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133A के प्रावधानों के तहत किए जाने वाले सर्वे अभियान में आयकर अधिकारी केवल व्यावसायिक परिसरों और उससे जुड़े परिसरों में अवलोकन करते हैं। इसके साथ साथ हालांकि अधिकारी दस्तावेज जब्त कर सकते हैं। सोनू सूद कोरोना काल की शुरुआत के बाद से लोगों की मदद के लिए काफी मशहूर हो गए थे। कड़े लॉकडाउन में लोगों को घर पहुंचाना हो या फिर किसी बीमार को दवा, उन्होंने हमेशा मदद की। सोनू सूद के इस कदम की खूब तारीफ हुई थी। उन्होंने 12 सितंबर को ही एक महिला को मदद किए जाने की जानकारी दी थी। हालांकि उनके आलोचक मदद के लिए होने वाली फंडिंग पर सवाल उठाते रहे। हाल के दिनों में सोनू सूद को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया था। सोनू सूद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है। उन्होंने आयकर विभाग के सर्वे को लेकर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी। सोनू ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था, चलो नया रास्ता बनाएं किसी और के लिए।